कौन है? जहरीले भेड़ियों के गिरोह के सरगना का चेहरा गुस्से से टेढ़ा हो गया। उसने तुरंत आवाज की दिशा में देखा। वहां थोड़ी दूरी पर एक विशाल चट्टान के ऊपर सफेद कपड़ों में एक युवक बैठा था। उसकी ठंडी निगाहें सीधे उसी पर टिकी थीं। लड़के, तुम कहना क्या चाहते हो? सरगना की आंखों में अब साफ साफ कत्ल की नीयत झलक रही थी। अविनाश ने कोई जवाब नहीं दिया। वह दहाड़ते हुए हवा में उछला और अपना हिडन स्नो दिव्य भाला निकालकर सीधे जहरीले भेड़िया गिरोह के सरगना की ओर झपट पड़ा। एक मामूली बच्चा मुझे चुनौती देगा? कितनी हिम्मत है! अविनाश को आते देख सरगना जोर से हंस पड़ा, मानो उसकी औकात पर हंस रहा हो। हंस लो जितना हंसना है, थोड़ी देर में रोना पड़ेगा। हवा में लटकते हुए अविनाश ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उसका भाला कांप उठा। हल्की सी तारकीय रोशनी और शुद्ध आत्मिक ऊर्जा उसमें घुल गई। एक भयानक आभा नीचे खड़े सरगना तीन की ओर लहरों की तरह बढ़ी। यह माल अक्षरा को सौंपना था और यह किंगडम सेक्ट में उसके मिशन का भी हिस्सा था। अविनाश चुपचाप खड़ा रहकर कुछ नहीं करने वाला था। तारों की रोशनी से चमकता भाला सरगना के हाथ में पकड़ी काली स्टील की तलवार से जोरदार टकराया। भयानक आत्मिक ऊर्जा का तूफान फैल गया, यहां तक कि आसपास की जमीन भी फटने लगी। ट्रू एसेंस फायर? यह कैसे हो सकता है? यह बच्चा तो सिर्फ छठे स्तर के ट्रू एसेंस रियल्म में है, फिर यह शुद्ध अग्नि कैसे बना सकता है? सरगना का चेहरा सन्न रह गया, आवाज कांपने लगी। असल में उसने सोचा था कि 7वें स्तर पर पहुंचने और ट्रू एसेंस फायर हासिल करने के बाद वह अविनाश को आसानी से दबा देगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अविनाश के पास भी ट्रू एसेंस फायर होगा, और उसकी गुणवत्ता तो उसकी अपनी आग से कई गुना बेहतर थी। यह बात उसे अंदर तक हिला गई। वह यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि यह ताकत सिर्फ 15-16 साल के लड़के की हो सकती है। उसकी आंखें चमकीं, फिर वह ठंडी हंसी हंसा। लगता है तुम किसी बड़े संप्रदाय के शीर्ष शिष्य हो, लेकिन तुम असली 7वें स्तर के विशेषज्ञ नहीं हो। समय के साथ तुम टिक नहीं पाओगे। हे, आत्मविश्वास तो बहुत है तुम्हारा। अविनाश ने सिर हिलाया। हालांकि वह सच में 7वें स्तर पर नहीं पहुंचा था, लेकिन उसकी ट्रू एसेंस फायर 9 स्टार डिवाइन ड्रैगन तकनीक से निकली थी, जिसमें ड्रैगन गॉड की शक्ति समाई थी। उसकी गुणवत्ता साधारण आग से कहीं ज्यादा थी। ऊपर से उसका शारीरिक बल इतना मजबूत था कि वह कई 7वें स्तर के विशेषज्ञों से भी आगे था। वहीं सरगना की ट्रू एसेंस फायर साधारण थी, इसलिए अविनाश को कोई डर नहीं था। हेवनली स्टार स्लेइंग तकनीक, स्टारफॉल! अविनाश गरजा। उसने भाले को कसकर पकड़ा और हवा में उछलकर पूरी ताकत से नीचे वार किया। धातु के टकराने की तेज आवाज गूंजी। भाले के गिरते ही सरगना ने जल्दी से अपनी काली स्टील की तलवार उठाकर बचाव किया, लेकिन फिर भी उसे कई कदम पीछे हटना पड़ा। कमबख्त! सरगना गुस्से से दहाड़ा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक ही वार में उसे पीछे धकेल दिया गया, लेकिन वह संभल पाता उससे पहले ही अविनाश आगे बढ़ा और एक और भाला नीचे गिराया। इस बार आकाश में 3 विशाल तारे एक साथ हो गए। धमाका! सरगना की काली स्टील की तलवार में दरारें पड़ गईं और उसकी पूरी बांह लहूलुहान हो गई। यह देखकर सरगना का चेहरा बदरंग हो गया। अभी थोड़ी देर पहले वह अविनाश को कमजोर समझकर उसका मजाक उड़ा रहा था, और अब वह खुद पिट रहा था। यह सोचते ही उसे खून उगल देने का मन हुआ। हेवनली स्टार स्लेयर, स्टारफॉल! यह तकनीक की चौथी चाल थी जिसे अविनाश ने इस प्रशिक्षण अवधि में पूरी तरह साध लिया था। और जब यह गिरी, धमाका! कड़क! सरगना के हाथ की काली स्टील की तलवार पूरी तरह टूट गई। उसका चेहरा लाल पड़ गया और उसने मुंह से खून उगल दिया। उसने अपनी छाती पकड़ ली। वहां एक गहरी फटी हुई चोट थी। उसकी आंखों में डर भर गया। उसने महसूस किया कि उसके शरीर के अंदर एक उग्र आत्मिक ऊर्जा बेकाबू होकर दौड़ रही है और उसकी जीवन शक्ति तेजी से घट रही है। तुरंत उसकी आंखों में ठंडी हत्या इच्छा चमकी। उसे समझ आ गया था कि अब वह शायद नहीं बचेगा, तो क्यों ना साथ में मर लिया जाए। यह सोचकर उसका शरीर अचानक फूलने लगा और वह अविनाश की ओर झपटने ही वाला था। लड़के, मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, नीली लपटों से जलता आत्मिक तूफान उसकी ओर तेजी से आ गया। अविनाश आसमान से नीचे गिरा,
नीली आग से भरी आत्मिक ऊर्जा भाले की चमक में मिल गई और जोर से नीचे गिरी। इट्स योर फ्लेम रिटर्निंग टू ओरिजिन स्वॉर्ड, अविनाश ने ठंडे स्वर में कहा। अगले ही पल कई मीटर लंबी नीली ज्वाला की धार फूटी और जहरीले भेड़िया गिरोह के सरगना को पूरी तरह जलाकर राख कर दिया। एक कण तक नहीं बचा। सन्नाटा। चारों तरफ पूरी तरह खामोशी छा गई। सिर्फ चार चालों में उसने जहरीले भेड़िया गिरोह के सरगना को मार डाला। पीछे खड़े मर्चेंट अलायंस के ताकतवर लोग पूरी तरह स्तब्ध रह गए, खासकर वे मशहूर मार्शल आर्ट विशेषज्ञ और भाड़े के योद्धा जो अक्सर इस इलाके में आते जाते थे। वे सब सरगना की दहशत जानते थे और ऐसा भयानक आदमी अविनाश के हाथों मारा गया था। सबने हैरानी से सांस खींची। कितना डरावना लड़का है अभी जो भाला उसने चलाया। उसकी ताकत कम से कम ट्रू शक्ति रियल्म के 8वें स्तर के बराबर थी। उन विशेषज्ञों की आंखों में गहरा सदमा था। वाकई बड़े संप्रदायों में प्रशिक्षित शिष्य अकेले साधना करने वालों से कहीं आगे होते हैं। शाबाश लड़के, कमाल कर दिया। शिवा की आंखों में जो निराशा थी वह अचानक चमक में बदल गई। उसने जोर से चिल्लाया, जहरीले भेड़ियों का सरगना मर चुका है। सब लोग ब्रदर जियांग के पीछे चलो, इन डाकुओं को खत्म कर दो। चार्ज! उस बेइज्जती का बदला लेना है। इन जहरीले भेड़िया गिरोह के डाकुओं को एक भी मत छोड़ो। एक पल में मर्चेंट अलायंस के योद्धा दहाड़ते हुए चारों ओर के डाकुओं पर टूट पड़े। मार डालो! इसी क्षण मर्चेंट अलायंस के शक्तिशाली योद्धा पूरे जोश और निडरता के साथ दुश्मनों के शिविर पर टूट पड़े। अब झरिया वुल्फ गैंग का सरगना अविनाश के हाथों निर्णायक रूप से मारा जा चुका था, जिससे सबसे बड़ा खतरा खत्म हो गया था। बचे हुए 2 सरगनाओं को शिवा ने रोके रखा था। जहां तक झरिया वुल्फ गैंग के बाकी गुर्गों की बात थी, वे इन प्रसिद्ध मार्शल आर्ट विशेषज्ञों के सामने टिक ही नहीं सके। एक एक कर वे मारे गए या बुरी तरह घायल हो गए। जो डाकू कभी बेहद घमंडी थे, अब पूरी तरह बिखर चुके थे। झरिया वुल्फ गैंग के दूसरे और तीसरे सरगना दुख और गुस्से से भरे चेहरे लिए पूरी ताकत से लड़ते हुए शिवा का सामना कर रहे थे और कुछ समय तक टिके रहे। तभी अविनाश की आकृति भूत की तरह प्रकट हुई और शिवा का रास्ता रोकते हुए हंसकर बोला, हम रास्ते में पहले ही बहुत समय बर्बाद कर चुके हैं। वरिष्ठ शिवा, आप जाकर दूसरों की मदद करें, इन्हें मैं संभाल लूंगा। ठीक है। थोड़ा झिझकने के बाद शिवा ने सिर हिलाया और दूर चल रही लड़ाई की ओर दौड़ पड़े। उधर झरिया वुल्फ गैंग के दोनों उप सरगनाओं ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर अविनाश को घूरते हुए ठंडी हंसी हंसे। लड़के, तूने हमारे बॉस को मारा है, आज इसकी कीमत तुझे अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। यह कहते ही दोनों अविनाश पर टूट पड़े, लेकिन अविनाश की ताकत उनसे कहीं ज्यादा थी। जैसे ही उसने पूरी शक्ति से हमला किया, दोनों ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और जल्द ही उसके हाथों मारे गए। तीनों सरगनाओं के एक एक कर मारे जाने के बाद बाकी डाकुओं का हौसला पूरी तरह टूट गया। मर्चेंट अलायंस के योद्धाओं ने उनका पीछा कर उन्हें जल्द ही खत्म कर दिया। जमीन पर बिखरी लाशों को देखकर अलायंस के सभी लोग राहत की सांस लेने लगे और श्रद्धा से अविनाश की ओर देखने लगे। वे जानते थे कि अगर अविनाश ने तीनों सबसे शक्तिशाली दुश्मनों को न रोका होता तो आज जमीन पर वे खुद पड़े होते। भाई अविनाश, आखिरी समय में मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप न होते तो हमारी मर्चेंट अलायंस सच में इन बदमाशों के हाथों बर्बाद हो जाती। शिवा ने हाथ जोड़कर आभार प्रकट किया। उसके चेहरे पर सच्ची कृतज्ञता थी। वह दिल से अविनाश की प्रशंसा कर रहा था। इतनी कम उम्र में ऐसा सामर्थ्य और उपलब्धियां हर किसी के बस की बात नहीं थी। वरिष्ठ शिवा, आप जरूरत से ज्यादा कह रहे हैं। मर्चेंट अलायंस को सुरक्षित फीनिक्स सिटी तक पहुंचाना भी मेरे संप्रदाय का काम था और फिर इस मिशन की जिम्मेदारी मेरी शिष्या बहन पर थी। मैं उसे निराश नहीं करना चाहता था। अविनाश मुस्कुराते हुए बोला। उसकी बात सुनकर शिवा चौंक गया। उसने पहले ही अक्षरा से उसके वरिष्ठ भाई के कारनामों के बारे में सुना था। कहा जाता था कि उसके पास स्वर्ग स्तरीय रक्तवंश है। शिवा मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि स्वर्ग स्तरीय रक्तवंश का क्या मतलब होता है। अविनाश के प्रति उसका सम्मान और भी बढ़ गया। कुछ दिनों बाद कारवां के सामने एक विशाल शहर दिखाई दिया।
भव्य इमारतों और भीड़ भाड़ से भरे बाजारों को देखकर अविनाश ने मन ही मन आह भरी। राज काउंटी की तुलना में यह जगह कहीं ज्यादा समृद्ध थी। राज काउंटी तो इसके सामने एक छोटे से गांव जैसी लगती थी। आखिरकार फीनिक्स सिटी पहुंच ही गए। शानदार शहर को देखकर शिवा ने राहत की लंबी सांस ली। मर्चेंट अलायंस का कारवां आखिर सुरक्षित अपने गंतव्य पर पहुंच चुका था। चलो, शिवा ने हाथ हिलाया और पूरा कारवां धीरे धीरे फीनिक्स सिटी की ओर बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वे शहर में प्रवेश करने ही वाले थे, बगल से एक ठंडी आवाज गूंजी, रुको! सबने उधर देखा। दो योद्धा खून लाल वस्त्रों में आगे बढ़ रहे थे, चेहरे पर उपहास भरी मुस्कान लिए। उनकी नजरें अविनाश पर, या यूं कहें कि उसके किंगडम संप्रदाय के वस्त्रों पर टिकी थीं। अरे नहीं भाई जियांग, मैं पहले बताना भूल गया। देसाई परिवार ये के अलावा फीनिक्स सिटी में एक और ताकतवर शक्ति है, ब्लड डेमन सेक्ट की एक शाखा, शिवा ने गंभीर स्वर में कहा। पवित्र मार्शल राजवंश में यह सभी जानते थे कि किंगडम सेक्ट और ब्लड डेमन सेक्ट के बीच गहरी दुश्मनी थी। उनकी शाखाएं अक्सर आपस में टकराती रहती थीं। स्पष्ट था कि फीनिक्स सिटी के ये दोनों ब्लड डेमन सेक्ट के शिष्य एक अविनाश की पहचान समझ चुके थे और जानबूझकर रास्ता रोक रहे थे। हे, तुम जरूर किंगडम सेक्ट के आंतरिक शिष्य हो, उनमें से एक ने हंसते हुए कहा। हां, सही कहा। बताइए, आप दोनों हमें क्यों रोक रहे हैं? अविनाश ने शांति से उत्तर दिया। कुछ खास नहीं, दूसरे ने ताना मारते हुए कहा। यहां हमारा नियम है, किंगडम सेक्ट का कोई भी शिष्य अगर शहर में घुसना चाहता है तो उसे 3000 स्पिरिट स्टोन प्रवेश शुल्क के रूप में देने होंगे। यह सुनते ही शिवा का चेहरा बिगड़ गया। अगर ये लोग जानबूझकर रुकावट डालते रहे तो उनका कारवां शायद शहर में घुस ही ना पाए। शिवा ने दांत भींचे, आगे बढ़कर विनम्रता से कहा, महाराज, यह युवा हमारे कारवां को सुरक्षित यहां तक पहुंचाने आया है। क्या आप थोड़ा दफा हो जाओ? उसकी बात पूरी होने से पहले ही एक ब्लड डेमन शिष्य ने ठंडे स्वर में उसे डांट दिया। तुम होते कौन हो? अगर एक शब्द और बोला तो जान से मार दूंगा। दूसरे ने भी तिरस्कार से मुस्कुराते हुए कहा। उनके लिए शिवा जैसे लोग बस तुच्छ कीड़े मकोड़े थे जिनसे बात करना भी बेकार था। तुम, अपमानजनक शब्द सुनकर शिवा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उनकी हैसियत सोचकर वह चुप रह गया। उसे पता था कि अगर उसने इन दोनों को नाराज किया तो सिर्फ वही नहीं, पूरी मर्चेंट अलायंस मुसीबत में पड़ सकती थी। वरिष्ठ शिवा, इस मामले की चिंता मत कीजिए, इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। तभी पीछे से अविनाश की आवाज आई। उसके होंठों पर ठंडी मुस्कान उभरी। वह दोनों ब्लड डेमन सेक्ट के शिष्यों को देखते हुए धीमे स्वर में बोला, क्या तुम वाकई पक्के हो कि मुझसे वो 3000 स्पिरिट स्टोन लेना चाहते हो? बिल्कुल, लेकिन अगर तुम स्पिरिट स्टोन नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, बस अपनी दोनों बाजुएं काट दो और हमारे पैरों के बीच से रेंगते हुए निकल जाओ, हम तुम्हें जाने देंगे। हा 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 हा! दोनों ब्लड डेमन सेक्ट के शिष्य जोर जोर से हंस पड़े। किंगडम सेक्ट के शिष्यों को कुत्तों की तरह अपने पैरों के बीच से रेंगते देखने की कल्पना ही उन्हें बेहद आनंद दे रही थी। शायद वे बाद में जाकर इस बात का ढिंडोरा भी पीटते, लेकिन तभी धम कड़क, अविनाश की मुट्ठी के साथ ही शहर के द्वार पर हड्डी टूटने की भयानक आवाज गूंज उठी। अगले ही पल ब्लड डेमन सेक्ट के उस शिष्य का उपहास भरा चेहरा डर से विकृत हो गया। उसने देखा कि उसकी बांह लटक रही थी, मानो वह कीचड़ में बदल चुकी हो। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और वह दहाड़ उठा। तू हरामी! तूने मेरी बांह अपाहिज कर दी! आसपास खड़े मर्चेंट अलायंस के लोग सन्न रह गए। यह युवक सच में बेहद निर्दयी था। पल भर में ही उसने ब्लड डेमन सेक्ट के शिष्य की बांह तोड़ दी थी। लड़के, तू देख लेना। दूसरा ब्लड डेमन सेक्ट शिष्य अविनाश की भयानक ताकत भांपकर कांप उठा और शहर की ओर भाग खड़ा हुआ। स्पष्ट था कि वह मदद बुलाने जा रहा था। तभी दूर से एक तलवार की रोशनी हवा को चीरती हुई आई और हल्की सी फुफ की आवाज के साथ भागते हुए शिष्य को वहीं ढेर कर दिया। इतनी शानदार तलवार कला! अविनाश की आंखों में चमक आ गई और उसने तुरंत फीनिक्स सिटी की ओर देखा।
वहां लगभग 14 साल की एक नाजुक सी लड़की धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसके हाथ में चांदी सी चमकती लंबी तलवार थी। साफ था कि वही हमला उसी ने किया था। देसाई परिवार की दूसरी युवती वर्षा, जिस ब्लड डेमन सेक्ट के शिष्य की बांह अविनाश ने तोड़ी थी, वह यह नाम सुनते ही डर से सिहर उठा और भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी एक ठंडी हंसी गूंजी। तुम कहां भागने की सोच रहे हो? मैं फुस। उसके बोलने से पहले ही अविनाश झपट्टा मारकर आगे पहुंचा और भाले से उसके सीने को भेद दिया। भाला निकालते हुए अविनाश ने हरे वस्त्रों में आ रही उस लड़की की ओर देखा। ब्लड डेमन सेक्ट के शिष्य की बातों से साफ था, यह लड़की देसाई परिवार की संतान वर्षा ही थी। उधर शिवा ने जैसे ही वर्षा को देखा, वह जल्दी से आगे बढ़ा और हंसते हुए बोला, युवती वर्षा, इतने सालों बाद मुलाकात हो रही है। सोचा भी नहीं था कि इस बार आप स्वयं बाहर आएंगी। वरिष्ठ शिवा, आप बहुत दयालु हैं। वर्षा हल्के से मुस्कुराई, फिर उसकी सुंदर आंखें अविनाश पर ठहर गईं। मुझे लगता है आप ही अविनाश होंगे। आप मुझे जानती हैं? अविनाश चकित रह गया। यह तो उनकी पहली मुलाकात थी। हां, मैंने सुना है कि किंगडम सेक्ट की महान प्रतियोगिता में आपने कई प्रतिभाशाली शिष्यों को हराया और मेरे भाई को भी पराजित कर चैंपियन बने, और इस तरह किंगडम सेक्ट के सबसे शक्तिशाली आंतरिक शिष्य बने। तुम कियान की बहन हो। अविनाश की आंखों में समझ की चमक आ गई। तो यही कियान की बहन थी। तभी उसे पहली नजर में कुछ जाना पहचाना सा लगा था। आपने मुझे कैसे पहचाना? अविनाश ने पूछा। सफेद वस्त्र, लंबा भाला, आकर्षक व्यक्तित्व, असाधारण कौशल और किंगडम सेक्ट के आंतरिक शिष्य, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, इसलिए आपको देखते ही पहचान गई। वर्षा मुस्कुराई और आगे बोली, अब द्वीप में आपके चर्चे हर जगह हैं। यहां तक कि कई बड़े शक्तिशाली गुटों के उच्च पदस्थ लोग भी आप पर ध्यान देने लगे हैं। ओह, अविनाश ने हल्की सी भौं उठाई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना प्रसिद्ध हो चुका है। मेरा ख्याल है हमें पहले अंदर चलना चाहिए, शिवा ने कहा। सबने सहमति में सिर हिलाया और माल को धीरे धीरे शहर के भीतर ले जाया गया। देसाई परिवार की बेटी वर्षा की मौजूदगी में कोई भी सामान रोकने की हिम्मत नहीं कर सका। सारा माल देसाई परिवार को सौंपने के बाद शिवा और अविनाश ने विदा ली। हालांकि अविनाश ने तुरंत फीनिक्स सिटी नहीं छोड़ी। उसे पता था कि यहां 100 ट्रेजर्स हॉल की एक शाखा है। बिना हिचकिचाए वह वहां पहुंचा और कई दुर्लभ व कीमती सामग्री तथा बड़ी मात्रा में स्पिरिट स्टोन हासिल किए। पिछले कई महीनों से पहचान उजागर होने के डर से वह अपनी मासिक भत्ता राशि नहीं ले पाया था। हाथ में पड़े सैकड़ों हजार स्पिरिट स्टोन देखकर अविनाश के चेहरे पर मुस्कान रुक ही नहीं रही थी। संप्रदाय से पहले मिले 1 लाख स्पिरिट स्टोन जोड़कर अब उसके पास कुल 9 लाख स्पिरिट स्टोन हो चुके थे। अब वह आखिरकार तंगहाली के दिनों को अलविदा कह सकता था। लेकिन जैसे ही वह जाने वाला था, उसे एक खबर मिली। 5 दिनों बाद फीनिक्स सिटी में एक भव्य नीलामी होने वाली है, जिसमें कई दुर्लभ खजाने पेश किए जाएंगे। यह सुनकर अविनाश की रुचि तुरंत जाग उठी। उसे याद आया कि पिछली बार नीलामी में उसने न केवल लिंगर के लिए अग्नि तत्व फल पाया था, बल्कि वह रहस्यमय स्पिरिट ताबीज भी। इस बार जब धन की कोई कमी नहीं थी, तो वहां जाकर किस्मत आजमाने में क्या हर्ज था। अगले कुछ दिनों के लिए अविनाश ने फीनिक्स सिटी के सबसे प्रसिद्ध सराय में एक सर्वोत्तम कक्ष किराए पर ले लिया। कहा जाता था कि वहां एक रात ठहरना आम लोगों की पहुंच से बाहर था, लेकिन अविनाश को परवाह नहीं थी। अब जब वह अपार धन का स्वामी था, तो इतनी छोटी सी रकम की चिंता क्यों करे। उसे किसी के हंसने का डर भी नहीं था। उस रात सराय के कमरे में अविनाश मन ही मन एक ताबीज की रचना पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। ऐसा ताबीज जो समुद्र परिवर्तन क्षेत्र के विशेषज्ञ के बराबर शक्ति रखता हो। पिछली बार वह इसकी पूरी गणना कर चुका था, लेकिन इसे वास्तविक रूप में उकेर नहीं पाया था। ताबीज की तैयारी के बाद उसने अपने चारों ओर 10,000 स्पिरिट स्टोन जमा किए और 9 स्टार डिवाइन ड्रैगन टेक्निक चलाकर आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को करने लगा। काफी देर बाद देर रात उसने आंखें खोली। चारों ओर रखे स्पिरिट स्टोन गायब हो चुके थे, लेकिन उसकी आध्यात्मिक शक्ति अभी भी चरम पर नहीं पहुंची थी।
वह और स्पिरिट स्टोन निकालने ही वाला था कि अचानक बाहर शोर शराबा सुनाई दिया। अविनाश चौंक गया। क्या कुछ हुआ है? अविनाश के चेहरे पर हल्की सी हैरानी झलक गई। वह तुरंत खिड़की तोड़कर बाहर निकला और तियानशियांग टावर की छत पर चढ़कर चारों ओर देखने लगा। उसी पल रात की खामोशी को चीरती हुई एक गुस्से से भरी आवाज गूंज उठी और पूरे फिनिक्स सिटी में फैल गई। तुम जैसे चोर की इतनी हिम्मत! देसाई परिवार के खजाने चुराने की जुर्रत करता है, पकड़ो उसे! उस ठंडी चीख में भयानक ध्वनि शक्ति थी। साफ था कि बोलने वाला कोई बेहद उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञ था। इतनी जबरदस्त आध्यात्मिक ऊर्जा! अविनाश की आंखों में हल्की चमक आई। यह ताकत कम से कम ट्रू एसेंस रियल्म के 9वें स्तर की है। उसने मन ही मन सोचा, फीनिक्स सिटी में ऐसे ताकतवर लोग बहुत कम हैं। आवाज के लहजे से लगता है कि यह देसाई परिवार का कोई सदस्य है। क्या यह स्वयं चंद्रकाल देसाई परिवार का मुखिया हो सकता है? अविनाश ने चुपचाप अनुमान लगाया। वह तुरंत पालथी मारकर बैठ गया। उसकी आध्यात्मिक चेतना पल भर में फैल गई और कुछ ही क्षणों में दर्जनों मील तक पूरे क्षेत्र को ढक लिया। क्योंकि आध्यात्मिक चेतना का अभ्यास करने वाले योद्धा बेहद दुर्लभ थे, इसलिए किसी को भी आसपास हुए इस परिवर्तन का एहसास नहीं हुआ। अपनी चेतना के फैलते ही अविनाश को उसी पल शहर में घटी सारी घटनाओं का पता चल गया। फीनिक्स सिटी के देसाई परिवार की हवेली के ऊपर हवा में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखों में गंभीरता थी। अचानक उसने एक दिशा में देखा। वहां हवा में एक काले कपड़ों वाला आदमी खड़ा था, जो उसकी ओर व्यंग्य भरी नजर से देख रहा था। चंद्रकाल ने आंखें सिकोड़ते हुए ठंडी आवाज में पूछा, तुम कौन हो? आधी रात को मेरे ये निवास में चोरी करने क्यों आए हो? काले कपड़ों वाला आदमी हंस पड़ा। चंद्रकाल, नाटक मत करो। क्या तुम सच में सोचते हो कि मुझे नहीं पता कि इन दिनों मर्चेंट अलायंस से तुम क्या क्या मंगवा रहे हो? वो सब पिल को बनाने की सामग्री है। हर कोई जानता है कि गोल्डन पिल एक तृतीय स्तरीय औषधि है जो शरीर को मजबूत करती है और रक्तवंश की क्षमता को बढ़ाती है। लेकिन अब जब तुमने मुझे देख ही लिया है तो मैं और समय बर्बाद नहीं करूंगा। इतना कहकर काले कपड़ों वाला व्यक्ति हंसते हुए गायब हो गया और सीधा फीनिक्स सिटी के बाहरी इलाके की ओर उड़ गया। रुको, चोर कहीं का! चंद्रकाल गरजा और तुरंत उसका पीछा करने लगा। हालांकि काले कपड़ों वाले व्यक्ति की ताकत भी ट्रू शक्ति रियल्म के 9वें स्तर, शायद चरम अवस्था तक पहुंच चुकी थी। पूरी कोशिश के बावजूद चंद्रकाल उसे पकड़ नहीं सका। कमबख्त! चंद्रकाल का चेहरा सख्त हो गया। वह जानता था कि उस आदमी की बातों से अब मुसीबतें रुकने वाली नहीं थीं। आखिरकार निर्दोष आदमी बेगुनाह होता है, लेकिन अनमोल खजाना अपराध बन जाता है। जैसा उसने सोचा था, कुछ ही समय में पूरा फीनिक्स सिटी हिल उठा। अनगिनत लालची निगाहें शहर के केंद्र में स्थित देसाई परिवार पर टिक गईं। वह कई कलेक्टिवेशन पिल थी। अगर कोई उसे हासिल कर ले तो ट्रू एसेंस रियल्म की चरम सीमा, यहां तक कि ट्रांसफॉर्मेशन सी रियल्म में पहुंचना भी असंभव नहीं था। शानदार चीज है! तियानशियांग टावर की छत पर खड़े अविनाश की आंखें चमक उठीं। हालांकि मेरी रक्तवंश शक्ति पहले ही बहुत मजबूत है, लेकिन अगर मुझे एक और ऐसी औषधि मिल जाए जो रक्तवंश की क्षमता बढ़ाए तो मेरी युद्ध शक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। नहीं, मुझे कल जरूर इसकी जांच करनी होगी। अगले दिन जैसे ही अविनाश नीचे आया, उसने चारों ओर लोगों को पिछली रात की घटना पर चर्चा करते सुना। हे, कल रात यह निवास में जो हुआ सबको पता ही होगा। सच में नहीं सोचा था कि वो काले कपड़ों वाला इतना ताकतवर निकलेगा। देसाई परिवार का मुखिया चंद्रकाल खुद ट्रू शक्ति रियल्म का 9वें स्तर का विशेषज्ञ है। हां, वो आदमी तो जबरदस्त था, लेकिन असली बात तो वो खबर है जो उसने फैलाई कि देसाई परिवार के पास एक ऐसी दिव्य औषधि है जो रक्तवंश की क्षमता बढ़ा सकती है। पता नहीं सच है या नहीं, मुझे तो लगता है सच ही है। मैंने खुद देखा कि चंद्रकाल कितना बेचैन था। अगर उनके पास वो औषधि ना होती तो वह इतना घबराया हुआ क्यों होता? सही कहा, अब देसाई परिवार की मुसीबत पक्की है। आखिरकार ट्रू शक्ति रियल्म के चरम विशेषज्ञ भी ऐसी औषधि के लालच में पड़ सकते हैं। टेबल पर बैठे हर व्यक्ति के चेहरे पर अलग अलग भाव थे।
लगता है फीनिक्स सिटी अब शांत नहीं रहने वाली, अविनाश ने धीमे से कहा। आने वाले दिनों में उसने देखा कि फीनिक्स सिटी में लगातार शक्तिशाली लोग आने लगे। बड़ी बड़ी शक्तियों के विशेषज्ञ यहां जमा हो गए थे। यहां तक कि बहुत दूर स्थित साउथ काउंटी सिटी से भी लोग पहुंचे थे। उनका नेतृत्व कर रहा था साहिल, गोयंका परिवार का युवा स्वामी। उसकी ताकत ट्रू शक्ति रियल्म के 7वें स्तर की चरम अवस्था तक पहुंच चुकी थी। आते ही वह सीधे देसाई परिवार के मुखिया से मिलने गया और गोल्डन पिल खरीदने की कोशिश की, लेकिन उसे तुरंत मना कर दिया गया। कुछ लोग तो और भी आगे बढ़ गए। उन्होंने 7वें या 8वें स्तर के विशेषज्ञों को रात में यह निवास में घुसने भेजा ताकि चोरी कर सकें। लेकिन कुछ दिनों बाद खबर फैली कि जो भी लोग चोरी करने गए थे उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा। यह खबर सुनकर बाकी लालची लोग भी सावधान हो गए। आखिरकार पूरे मामले को शांत करने के लिए चंद्रकाल ने घोषणा की, वे गोल्डन पिल को नीलामी में रखेंगे और जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा वही उसे पाएगा। इससे सभी विशेषज्ञ शांत हो गए और नीलामी के लिए धन जुटाने लगे। अगले दिन नीलामी आधिकारिक रूप से शुरू हुई। जब अविनाश पहुंचा तो उसने देखा कि विशाल प्रवेश द्वार भीड़ से भरा हुआ था। स्पष्ट था इस ककी कलेक्टिवेशन पिल को पाने के लिए लोग बेताब थे। काफी देर बाद एक सेवक उसे नीलामी हॉल के अंदर ले गया। इस बार हर बोली लगाने वाले के लिए अलग निजी कक्ष था। अंदर चाय, नाश्ता और सेवकों की सुविधा भी थी। सबसे अच्छी बात, कमरों की कीमत ज्यादा नहीं थी। आखिरकार एक ईमानदार नीलामी घर मिला। अविनाश मन ही मन खुश हुआ और उत्सुकता से सोचने लगा, इस बार मुझे कौन सा खजाना मिलेगा। निजी कक्ष में पहुंचने के बाद अविनाश ने हल्का नाश्ता किया और शांति से नीलामी शुरू होने का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में आसमानी नीले वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति मंच पर आया। भीड़ से भरे नीलामी हॉल को देखकर वह हल्के से हंसा और बोला, सभी से अनुरोध है, कृपया शांति बनाए रखें। नीलामी अब औपचारिक रूप से शुरू होती है। उसके बोलते ही जो हॉल अभी तक शोर से भरा था पूरी तरह शांत हो गया। यह देखकर वह फिर मुस्कुराया और बोला, नीलामी के नियमों के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। मुझे यकीन है कि आप सब उनसे परिचित हैं। अब आइए आज की पहली वस्तु देखते हैं। लेकिन जैसे ही वह मंच पर आया, अविनाश अचानक चौंक उठा। अपनी आध्यात्मिक चेतना से उसने महसूस किया कि मंच पर खड़ा यह नीलाम करता कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन सी रियल्म का शक्तिशाली विशेषज्ञ था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति समुद्र की तरह गहरी और अथाह थी। यह बात अविनाश को अंदर ही अंदर हैरान कर गई। अगर यह शक्ति राजवंश में होता तो उसकी हैसियत शुआनलिंग स्वॉर्ड एम्परर जैसे युद्ध देवता के बराबर होती, लेकिन यहां वह सिर्फ एक नीलाम करता था। इसका मतलब साफ था, इस नीलामी के पीछे की ताकत बिल्कुल भी साधारण नहीं थी। नीलामकर्ता के बोलते ही मंच से सामने एक चंदन की मेज ऊपर उठी। उस पर एक बेहद धारदार चमकती हुई तलवार रखी थी। हे नीलामकर्ता मुस्कुराया। आज की नीलामी की पहली वस्तु है यह एज्योर स्टील स्वॉर्ड, जिसे एक तृतीय स्तरीय हथियार निर्माता ने तैयार किया है। वह तलवार का विस्तार से परिचय देने लगा, लेकिन अविनाश ने बस एक नजर डाली और फिर दिलचस्पी खो दी। उसे हथियारों की कमी नहीं थी। ऊपर से उसके पास जो हिडन स्नो दिव्य भाला था वह उसे हमेशा रहस्यमय लगता था। अब तक वह यह भी नहीं जान पाया था कि वह किस स्तर का आध्यात्मिक हथियार है। बस इतना तय था कि उसका पदार्थ असाधारण था। किसी भी हालत में अविनाश जानता था कि उसका दिव्य भाला इस एज्योर स्टील तलवार से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। जैसे जैसे एक के बाद एक वस्तुएं नीलामी में आती रहीं, पूरे हॉल का माहौल और भी गर्म होता गया। लेकिन अविनाश की नजर में कोई भी चीज खास नहीं लगी। वह आराम से पालथी मारकर बैठा और नाश्ते का आनंद लेने लगा। सेवा सचमुच बहुत उम्दा थी। तभी अचानक उसकी नजर नीचे मंच की ओर गई। नीलामकर्ता ने धीरे से कहा, अब अगली वस्तु प्रस्तुत की जाती है। यह एक निम्न स्तरीय अर्थ रैंक आध्यात्मिक तकनीक है। उसके शब्द गिरते ही पूरा हॉल शोर से भर गया, यहां तक कि अविनाश की आंखों में भी तीव्र चमक आ गई। अर्थ रैंक तकनीक,
वह भी निम्न स्तरीय। शक्ति राजवंश में ऐसी तकनीक के बारे में सुनना भी असंभव था, देखना तो दूर की बात थी। अब अविनाश पूरी तरह उत्सुक हो गया। आखिर यह कौन सी तकनीक थी? इसके बाद सभी ने देखा कि मंच पर मेज फिर से ऊपर उठी। इस बार उस पर तलवार नहीं थी, बल्कि एक हल्की सी पीली पड़ चुकी तकनीकी पुस्तिका रखी थी, जिस पर लिखा था फैंटम बिना निशान। नीलाम करता मुस्कुराया और बोला, यह फैंटम बिना निशान एक गुफा से प्राप्त हुई थी। यह किसी शक्तिशाली वरिष्ठ द्वारा साधित एक गति तकनीक है, अत्यंत दुर्लभ और मूल्यवान। क्या गति तकनीक? अगर यह सीख ली तो हम अजेय शत्रु से भी बच निकल सकते हैं। बिल्कुल, यह तो अनमोल खजाना है। मैं इसे हर हाल में जीतूंगा। एक पल में पूरा नीलामी हॉल उत्साह से भर गया। गति तकनीकें वैसे ही दुर्लभ होती हैं, और जब वे अर्थ रैंक की हों तो उनकी कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। कई लोग पहले ही मन बना चुके थे कि वे इसे किसी भी कीमत पर हासिल करेंगे। गति तकनीक? निजी कक्ष में बैठे अविनाश का दिल खुशी से भर गया। यही तो उसे सबसे ज्यादा चाहिए था। कुछ समय पहले तक वह सोच रहा था कि अपनी मौजूदा हेवनली क्लाउड क्रॉसिंग तकनीक के बदले कोई ढंग की गति तकनीक कहां से लाए, और अब यह खुद उसके सामने आ गई थी। सभी की आंखों में उत्साह देखकर नीलाम करता बेहद संतुष्ट हुआ और जोर से बोला, यह अर्थ रैंक निम्न स्तरीय तकनीक 15,000 स्पिरिट स्टोन से शुरू की जाती है। बोली शुरू? क्या 15,000? यह तो खुली लूट है, बहुत ज्यादा है। अर्थ रैंक सही, लेकिन इतनी महंगी? हॉल में असंतोष की आवाजें गूंज उठी। तभी घनी दाढ़ी वाला एक भारी भरकम अधेड़ आदमी हंसते हुए बोला, हे गरीबों की भीड़, मैं 16,000 स्पिरिट स्टोन्स की बोली लगाता हूं। उसकी बात सुनकर कई लोग गुस्से से भर गए, लेकिन कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सका। आखिर 16,000 स्पिरिट स्टोन्स कोई छोटी रकम नहीं थी। 16,000 पहली बार, 16,000 दूसरी बार। नीलाम करता तीसरी बार बोलने ही वाला था कि तभी अविनाश की शांत आवाज गूंजी, 17,000 स्पिरिट स्टोन्स। हालांकि उसे यह तकनीक बेहद चाहिए थी, लेकिन उसकी आवाज में कोई जल्दबाजी नहीं थी। वह जानता था, अगर उसने ज्यादा उत्सुकता दिखाई तो बेवजह की मुसीबत आ सकती थी, या कोई उसे फंसाने की कोशिश कर सकता था, जैसा वह पहले दूसरों के साथ कर चुका था। 17,000 पहले ही बहुत बड़ी बोली थी। उसे भरोसा था कि कोई सिर्फ ही एक गति तकनीक के लिए उससे अंत तक नहीं भिड़ेगा। वाकई दाढ़ी वाला आदमी कुछ पल चुप रहा, और जब बोली 20,000 तक पहुंची तो वह पूरी तरह पीछे हट गया। यह देखकर नीलामकर्ता के दिल में अफसोस की लहर दौड़ गई। एक अर्थ रैंक गति तकनीक आम तौर पर अनमोल होती है। 60,000 स्प्लिट स्टोन्स में भी मिल जाए तो सौदा सस्ता माना जाता है, लेकिन यह युवक इसे सिर्फ 20,000 में ले उड़ा। सच में उसने भारी मुनाफा कमा लिया। यह देखकर अविनाश बेहद खुश हो गया। वह अच्छी तरह जानता था कि इस अर्थ रैंक आध्यात्मिक तकनीक की असली कीमत क्या है। इसे केवल 20,000 स्पिरिट स्टोन्स में खरीद पाना वाकई एक बड़ा सौदा था। लेकिन तभी जब उसे लगा कि अब यह तकनीक आसानी से उसकी हो जाएगी, एक बेवक्त आवाज ने उसके चेहरे का रंग बदल दिया। इस युवा स्वामी को यह आध्यात्मिक तकनीक पसंद आ गई है। हाल ही में मैं भी एक गति तकनीक का अभ्यास कर रहा हूं, तो यह मैं ही लूंगा। 24,000 स्पिरिट स्टोन्स। पूरा हॉल चौंक गया। सबने उस दिशा में देखा। एक सफेद कपड़ों में सजा युवक खिड़की के पास खड़ा था, नीचे रखी तकनीक को शांति से निहार रहा था। साहिल, ड्रैगन सिटी के गोयंका परिवार का युवा स्वामी। कोई हैरानी नहीं, इतना अमीर है कि सीधे 24,000 की बोली लगा दी। आसपास के लोग हैरानी से फुसफुसाने लगे। यह लड़का सच में मुझसे टक्कर लेने आ गया। दूसरे निजी कक्ष में बैठे अविनाश का चेहरा कुछ अप्रसन्न हो गया। 20,000 स्प्रिट स्टोन्स उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अचानक किसी का बीच में कूद पड़ना किसी को भी खल सकता था। लेकिन अगर पैसों में मुकाबला करना है तो तुम अभी बहुत कच्चे हो। अगले ही पल 25,000 स्प्रिट स्टोन्स। अविनाश अचानक खड़ा हुआ और बोली बढ़ा दी। क्या? साहिल को लगा था कि यह तकनीक अब उसी की है,
लेकिन अविनाश की आवाज सुनते ही उसकी नजर ठंडी पड़ गई। वह व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोला, 26,000 स्पिरिट स्टोन्स, 27,000, 22,000, 29,000। कुछ ही पलों में पूरे नीलामी हॉल में बस दो ही आवाजें गूंज रही थीं, ड्रैगन सिटी के गोयंका परिवार के युवा स्वामी की और अविनाश की। 29,000 स्पिरिट स्टोन्स। निजी कक्ष में साहिल की आंखें हल्की सी फड़क उठी। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बार उसे सच में कोई बराबरी का प्रतिद्वंद्वी मिलेगा, लेकिन फैंटम बिना निशान उसके लिए बेहद जरूरी थी। इस बार वह इसे किसी भी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं था। 30,000 स्पिरिट स्टोन्स। साहिल ने दांत भींचते हुए बोली लगाई, 40,000 स्पिरिट स्टोन्स। लेकिन अविनाश की आवाज अब भी पूरी तरह शांत थी। मुझसे अमीरी में मुकाबला करोगे? चलो आज तुम्हें दिखाता हूं असली रईसी क्या होती है। यह दृश्य देखकर भीड़ का उत्साह बढ़ गया। सब जानना चाहते थे आखिर कौन जीतेगा। कई लोग यह भी अंदाजा लगाने लगे कि वह कौन है जो गोयंका परिवार के युवा स्वामी से सीधे टक्कर ले रहा है। 50,000 स्पिरिट स्टोन्स। साहिल की आंखें गहरी हो गईं। 50,000 स्पिरिट स्टोन्स उसके लिए भी छोटी रकम नहीं थी। 50,000 एक स्पिरिट स्टोन्स। अविनाश की शांत आवाज फिर गूंजी, तुम। साहिल गुस्से से कांप उठा। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला इतना संसाधन संपन्न होगा जो उसे यहां तक घसीट लाएगा। वह ठंडी मुस्कान के साथ फिर बोली, बढ़ाने ही वाला था कि युवा स्वामी अब और बोली नहीं बढ़ा सकते। अचानक उसके पीछे से आवाज आई। सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी सिर हिलाते हुए बोला, युवा स्वामी, हमारा असली लक्ष्य उस तृतीय स्तरीय गोल्डन पिल पर है। अगर यहां ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स खर्च हो गए और हम के कलेक्टिवेशन पिल से चूक गए तो कुलपति बहुत नाराज होंगे। लेकिन वह हरामजादा। साहिल का चेहरा गुस्से से भर गया, लेकिन फिर वह ठंडी हंसी हंसा और बोला, ओल्ड, जाकर पता करो कि इस अर्थ रैंक गति तकनीक के लिए बोली लगाने वाला कौन है। युवा स्वामी, आप कहना चाहते हैं? सफेद बालों वाले बूढ़े ने तुरंत इशारा समझ लिया और गले पर उंगली फिराई। हां, भले ही वह तकनीक जीत भी जाए, वह बस मेरे लिए रखेगा। जो कोई भी मुझसे टकराने की हिम्मत करता है उसका अंजाम सिर्फ मौत है। साहिल की आंखों में ठंडी हत्या की मंशा झलकने लगी। निश्चिंत रहें युवा स्वामी, बूढ़े ने कहा, मैं उस बच्चे पर नजर रखूंगा, वह बच नहीं पाएगा। यह कहकर वह तेजी से एक दिशा में चला गया। साहिल खिड़की के पास आया और दूर खड़े अविनाश को घूरते हुए बोला, लड़के, मुझसे चीजों के लिए होड़ करोगे? मैं तुम्हें बहुत भयानक मौत दूंगा। इसके बाद गोयंका परिवार के युवा स्वामी ने सच में बोली लगाना बंद कर दिया। अंततः अर्थ रैंक गति तकनीक फैंटम बिना निशान सफलतापूर्वक अविनाश के हाथ लग गई। निजी कक्ष में एक सेवक ने उसे तकनीक सौंप दी। दूसरों के लिए यह बस एक साधारण निम्न स्तरीय अर्थ रैंक तकनीक थी, लेकिन अविनाश के लिए यह कहीं ज्यादा थी। अगर वह इसे ट्रू ड्रैगन सीक्रेट मैनुअल से विकसित करे तो यह तकनीक आगे चलकर हेवन रैंक तक भी पहुंच सकती थी, और तब वह इसे ट्रांसफॉर्मेशन सी रियल्म में भी इस्तेमाल कर सकता था। अचानक अविनाश ने महसूस किया कि दूर से कई ठंडी निगाहें उस पर जमी हुई हैं। लगता है गोयंका परिवार का युवा स्वामी मुझे मारने पर तुला है। वह तुरंत समझ गया, लेकिन उसे कोई डर नहीं था। अपनी मौजूदा ताकत के साथ यहां ऐसे बहुत कम लोग थे जो उसे सच में मार सकते थे। उसने उन निगाहों को अनदेखा किया और नीलामी देखते रहा। समय तेजी से बीत गया। पलक झपकते ही सूरज ढल गया और आसमान में चांद चमकने लगा। मंच पर खड़े नीलामकर्ता ने कहा, सभी का धन्यवाद। आज की नीलामी यहीं समाप्त होती है। जहां तक अंतिम खजाने पै शक्ति पिल का सवाल है, देसाई परिवार से विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया है कि इसकी नीलामी कल होगी। आप सब इस समय का उपयोग करके और स्पिरिट स्टोन्स जुटा सकते हैं ताकि कल आप सफलतापूर्वक इस अनमोल औषधि की बोली लगा सकें। यह सुनते ही नीचे भीड़ में हलचल मच गई। क्या कल? आज नहीं? हाय, आज तो बेकार ही जोश में आ गए। कल होना भी ठीक है। आज तो बहुत स्पिरिट स्टोन्स खर्च हो गए। हाँ सही है, आखिर के कलेक्टिवेशन पिल कोई साधारण चीज नहीं है। लोग आपस में चर्चा करने लगे।
उसी दौरान अविनाश चुपचाप अकेले ही नीलामी हॉल से बाहर निकल गया। उसके पीछे कुछ परछाइयां धीरे धीरे चल पड़ीं। उनके चेहरों पर ठंडी मुस्कान थी। अंधेरे में चमकता चांद आसमान में ऊंचा टंगा था। हवा में हल्की ठंडक घुली हुई थी। अविनाश अकेला सुनसान सड़क पर शांति से आगे बढ़ रहा था। लगता है अब ये लोग और इंतजार नहीं कर पाए। अचानक उसे आसपास से कई तीखी हत्या की नीयत महसूस हुई। अगले ही पल दोनों तरफ की छतों से एक के बाद एक तेज तर्रार परछाइयां कूद पड़ी। बंदरों की तरह फुर्तीले वे लोग कुछ ही पलों में नीचे आ गए और अविनाश को चारों ओर से घेर लिया। सभी के चेहरे ठंडे थे, आंखों में क्रूरता झलक रही थी। लड़के, तुमने हमारे युवा स्वामी को नाराज किया है। काले कपड़ों में एक आदमी ठंडी आवाज में बोला। आज तुम्हारी मौत तय है। ओह, अविनाश ने बाजू बांधते हुए शांति से कहा। मुझे तो नहीं लगता कि तुम में इतनी काबिलियत है। एक मामूली ट्रू शक्ति रियल्म छठे स्तर का बच्चा यहां अकड़ दिखा रहा है। आगे खड़े काले कपड़ों वाले ने दांत पीसते हुए कहा, एक ही वार में तुझे खत्म कर दूंगा। उसके हाथ की लंबी तलवार अचानक भयानक चमक छोड़ने लगी और बिजली की तरह अविनाश की ओर झपट पड़ी। स्टारफॉल! अविनाश ने पल भर में अपनी पीठ से बर्फीले नीले रंग का भाला खींच लिया। भाले के नीचे आते ही आसमान में 4 विशाल तारे प्रकट हुए और एक दूसरे में समा गए। भाले की नोक से कई मीटर लंबी चमकदार ऊर्जा फूट पड़ी जो सीधे नीचे टूट पड़ी। बहुत तेज धमाके के साथ उस व्यक्ति की तलवार चकनाचूर हो गई। भाले की किरण उसके शरीर को भेदती हुई निकल गई। वह वहीं ढेर हो गया। सन्नाटा, मौत जैसा सन्नाटा। बाकी काले कपड़ों वाले भय से आंखें फाड़े खड़े रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था छठे स्तर का यह सफेद कपड़ों वाला युवक इतनी भयानक ताकत कैसे रख सकता है। एक वार, एक मौत, एक भाला, एक लाश। सभी एक साथ हमला करो, इस लड़के को तुरंत मार डालो, किसी ने चीख कर कहा। मारो! आदेश मिलते ही सब आगे बढ़े। अविनाश की आंखों में ठंडी चमक लहराई। उसका भाला लगातार आगे बढ़ता गया, आसमान चीरता हुआ, जमीन हिलाता हुआ। हर वार में शक्ति की 13 मुक्कों की असली ताकत समाई हुई थी। हर हमला पिछले से कहीं ज्यादा घातक। कुछ ही पलों में आगे बढ़े कई काले कपड़ों वाले जो ट्रू शक्ति रियल्म के छठे स्तर की चरम अवस्था पर थे, सीधे मारे गए। खून बिखर गया, तलवारें टूट गईं। खत्म हो गए। यह लड़का बहुत ज्यादा ताकतवर है, हम इसके सामने टिक नहीं सकते। कुछ लोग घबरा कर चिल्लाए। एक और भाले का वार, एक और आदमी ढेर। अविनाश ने ठंडे स्वर में कहा, मेरी आध्यात्मिक तकनीक चुराने आए थे, तुम खुद मौत को बुला रहे थे। अंधेरे में एक और ठंडी चमक चमकी। फफ! ट्रू शक्ति रियल्म 7वें स्तर का एक ताकतवर आदमी वहीं ढेर हो गया। उसकी आंखों में दहशत जमी रह गई। सीने का बड़ा जख्म पकड़ता हुआ वह जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही सांसों में दर्जन भर लोगों में से अब सिर्फ 3 बचे थे और वे भी लहूलुहान थे। बुरा फंस गए। लंबा काले कपड़ों वाला आदमी बोला, यह लड़का जरूर किसी बड़ी शक्ति का शीर्ष प्रतिभाशाली योद्धा है। अगर हम तीनों ने मिलकर नहीं मारा तो युवा स्वामी हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसके बोलते ही बाकी 2 आदमी भी झपट पड़े। तीनों की चालें एकदम तालमेल में थीं। तलवारों की चमक आपस में मिलकर एक भयानक ब्लेड जाल बना रही थी, मानो अविनाश को मिटा देने वाली हो। हाथी के सामने चींटी। अविनाश गरजा और भाला आगे बढ़ाया। भाले की रोशनी उफन पड़ी। पहले ही वार में तीनों का ब्लेड जाल चूर चूर हो गया। भू! दूसरा वार! क्रैक! आगे खड़े आदमी की तलवार टूट गई। बर्फीली रोशनी उसके सीने को भेदती हुई निकल गई। वह वहीं गिर पड़ा, मरा हुआ। ये कैसे हो सकता है? पीछे के 2 आदमी लड़खड़ाते हुए बोले। तीसरा भाला आगे बढ़ा। बैंग! उसी पल उनमें से एक ने अचानक पीछे मुड़कर अपने साथी को धक्का दे दिया, सीधे भाले की दिशा में, और खुद कूद कर भागने लगा। भाई माफ करना, मैं युवा स्वामी को खबर दूंगा। मैं और ज्यादा ताकतवर योद्धा लाकर तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। तू इतना निर्दयी! धक्का खाए आदमी की आंखों में अविश्वास और गुस्सा भर गया। उसी पल तीसरे भाले ने उसे भी खत्म कर दिया। अब आखिरी आदमी सैकड़ों मीटर दूर भाग चुका था। पीछे मुड़कर उसने लाशों को देखा और सिहर उठा, लेकिन फिर उसकी आंखों में क्रूर चमक उभरी। लड़के, मैं तुम्हें याद रखूंगा, युवा स्वामी को सब बता दूंगा। आज का हिसाब
तुम्हें चुकाना पड़ेगा। भाग सकोगे? दूर खड़े अविनाश ने ठंडी हंसी के साथ सिर हिलाया। अगले ही पल उसकी मानसिक शक्ति हवा चीरती हुई आगे बढ़ी। आखिर ये आदमी कांप उठा। हालांकि उसे कुछ दिखा नहीं, लेकिन रीढ़ में ठंड दौड़ गई। डर। मैंने कहा था तुम नहीं बचोगे। अविनाश की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। एक झटके में उसकी मानसिक ऊर्जा सामने वाले के चेतन जगत में घुस गई और उसे पूरी तरह कुचल दिया। नहीं। आदमी का चेहरा जड़ हो गया। अगले ही पल उसकी सांसें थम गईं। वह भी मारा जा चुका था। जैसे ही अविनाश ने द्वितीय स्तर के दिव्य बोध की शक्ति हासिल की, उसकी मानसिक प्रहार करने की क्षमता 10 मील के दायरे में फैल गई। अब उस नकाबपोश हमलावर की किस्मत लिखी जा चुकी थी। वह चाहे कितनी भी रफ्तार से भागता, अविनाश के वार से बचना उसके लिए नामुमकिन था। अविनाश ने उन नकाबपोशों में से 3 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं की तलाशी ली जो सत्यसार के 7वें स्तर पर थे। उसे उनके पास से किशलया बैग मिले। निश्चित ही इनमें कुछ कीमती खजाना होगा। अविनाश ने उत्साह के साथ उन्हें खोला। हालांकि उसे थोड़ी निराशा हुई। उन बैग्स में कुछ साधारण दर्जे के हथियारों के अलावा केवल 30,000 आध्यात्मिक पत्थर थे। पर जल्द ही उसकी भरपाई हो गई जब उसने बाकी के 1 दर्जन हमलावरों के पास से 20,000 पत्थर और बरामद किए। कुल मिलाकर 50,000 आध्यात्मिक पत्थर। यह कोई छोटी रकम नहीं थी। अविनाश ने मुस्कुराते हुए सोचा, चलो, परछाई का खेल तकनीक खरीदने में जो पैसे खर्च हुए थे उसकी वसूली हो गई। फिनिक्स सिटी के तुलसी निवास लौटकर अविनाश सीधे अपने कमरे में गया। उसने लूट में मिले सभी 50,000 पत्थर अपने चारों ओर सजा दिए। उसके मन में हलचल थी। कल जब प्राण शक्ति अमृत की नीलामी होगी तो बड़े बड़े धुरंधर आपस में भिड़ेंगे। मेरे पास लाखों पत्थर तो हैं, लेकिन यह अमृत इतना कीमती है कि इसे पाने के बाद सबकी नजरें मुझ पर होंगी। मुझे अपनी ताकत बढ़ानी ही होगी। अविनाश ने तय किया कि वह आज रात ही सत्यसार के 7वें स्तर को पूरी तरह पार करने की कोशिश करेगा। उसने अपनी ड्रैगन नाड़ियों को सक्रिय किया और पत्थरों से निकलने वाली ऊर्जा को सोखना शुरू कर दिया। उसी रात शहर के पश्चिमी हिस्से की एक आलीशान हवेली में सन्नाटा चीरती हुई एक कड़क आवाज गूंजी। नालायक, तुम यह कह रहे हो कि हमारे सारे लोग मारे गए? यहां तक कि बर्फानी शहर के वे 3 दिग्गज भी उस मामूली लड़के के हाथों ढेर हो गए? यह साहिल था जो गुस्से से तमतमा रहा था। उसके सामने खड़ा पहरेदार थर-थर कांप रहा था। जी हुजूर, वे सब मारे गए। उन सबको एक ही वार में उनके प्राणों के केंद्र पर मारा गया था। कड़क। साहिल ने गुस्से में अपने हाथ में पकड़ा चाय का प्याला चकनाचूर कर दिया। उसकी आंखों में दरिंदगी उतर आई। बहुत अच्छे, उस छोकरे ने मेरे 10 काबिल आदमियों को एक साथ साफ कर दिया। याद रखना, अगर वह फिर कभी मेरी नजरों में आया तो मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगा। पूरी रात अविनाश साधना में लीन रहा। सुबह होते होते उसे एक सुखद एहसास हुआ। उसकी साधना 7वें स्तर पर पहुंच चुकी थी, वह भी बिना किसी रुकावट के। साथ ही परछाई का खेल तकनीक पर उसकी पकड़ और मजबूत हो गई थी। उसने कमरे में ही अभ्यास किया। उसका शरीर किसी साए की तरह एक जगह से दूसरी जगह गायब होने लगा। वह इतना तेज और रहस्यमयी था कि उसे पकड़ना नामुमकिन लग रहा था। शानदार! अविनाश बुदबुदाया। यह तकनीक साधारण रफ्तार नहीं बढ़ाती, बल्कि दुश्मन को भ्रमित कर देती है। 50,000 पत्थरों में यह सौदा बुरा नहीं था। तभी उसे खबर मिली कि शहर में आर्यवंश साम्राज्य का काफिला पहुंच चुका है। उस रथ पर सुनहरा नहीं, बल्कि उनके साम्राज्य का शाही चिन्ह अंकित था और उस काफिले की अगुवाई कर रहा था विश्वासघाती विश्वास। विश्वास का नाम सुनते ही अविनाश की आंखें खून की तरह लाल हो गईं। यह वही गद्दार था जिसने अविनाश के दादाजी के साथ धोखा किया था और उसके परिवार को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अविनाश के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान उभरी। विश्वास, तू खुद चलकर अपनी मौत के करीब आया है। इस बार तू नहीं बचेगा। अविनाश ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और सीधा नीलामी घर की ओर चल दिया, जहां आज किस्मत और ताकत का सबसे बड़ा फैसला होने वाला था।